कैसे आप सभी हैं? आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल। अभी तक हमने 2 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं। अब आज हम करने वाले हैं 3rd पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी हमने पढ़ चुके हैं। ओके, ये भी आपका हो चुका है। मेटल ये हो चुका है। रिएक्टिविटी सीरीज़। ओके, चलिए एक बार ये देख लेते हैं आपका रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, ओके, रिएक्टिविटी सीरीज़ देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, द रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ अ लिस्ट ऑफ मैटर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या होता है, ये मेटल्स जो होते हैं वो आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिसमें आपकी रिएक्टिविटी बताई जाती है एलिमेंट्स की। ठीक है, तो ये हमने टेबल के बारे में डिस्कस कर लिया था कि नीचे आप डाउनवर्ड जाएंगे जितने ही उतने ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। अगर कोई मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस सेल। तो कोई रिएक्टिविटी होनी क्यों है एलिमेंट में, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है। तो रिएक्टिविटी इसलिए होनी है कि जिससे वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने जो वेकेंट एलिमेंट्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें कंप्लीट कर सके, शेल कंप्लीट कर सके एक तरीके से। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए या लूज़ करने गेन करें, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो वो उन्हें कैसे कंप्लीट करनी है वो रिएक्टिविटी में आता है। वो रिएक्टिविटी बताता है कि उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कम होगी। तो वो किस पर डिपेंड करता है, टेंडेंसी टू कंप्लीट फिल्ड वैलेंस सेल। तो जो आपकी वैलेंस सेल है उसे फिल करने में जितनी टेंडेंसी चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, लूज़ करने की नीड है या गेन करने की नीड है, वही क्या कहलाती है, आपकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल या नॉन मेटल कहलाती है। सेकंड पॉइंट देखिए, एटम ऑफ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म केटायन और एटम ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन। आगे देखिए, तो आपका ये पॉइंट ये बोलता है कि जैसे कोई भी एटम है उसमें अगर मेटल जो है अगर लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज़ करता है, तो क्या कहलाता है, वो आपका कैटायन कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है। इनफैक्ट अगर मान लीजिए वो एटम जो है लूज़ ना करके गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा एनायन। ठीक है, क्या कहलाता है, एनायन। ओके, याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो वही है, बोला गया है कि एनायन कहलाता है। ठीक है, वही बोला गया, द वैलेंस सेल टू फॉर्म एनायन। तो ये कब होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि कैटायन कब होगा, एनायन कब होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे हुआ। अगर आपको पता हो तो आपको, जैसे कि जो आपका सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। देख रहे हैं आपका 281। अब आपकी जो लास्ट सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है कि इसमें आपको अगर फिल करना है, अगर इसे कंप्लीट करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब 7 तो ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे। तो जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या साइन आता है, प्लस का साइन आता है। तो एलिमेंट पे जो आपका देखा होगा कि आपने Na पे पॉजिटिव साइन इस वजह से आता है। अगर इनफैक्ट ये मान लीजिए इन केस कभी गेन कर रहा होता तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता, लेकिन ये क्या करता है, लूज़ कर रहा होता है, इसलिए पता है 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए 287 है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 8 करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा। ठीक, अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, कितना लिया, 1 लिया तो 1 आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक फॉर्मेशन बनता है कि अगर एक है हमारा नेगेटिव, जैसे कि हमें पता है कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ठीक है, उसके कितने थे, 1। देखिए आप क्रॉस देख लेंगे, ये क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स है इसके। ठीक है, ओके।
तो क्या है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये Na को एक देना था, लूज़ करना, तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और क्या बना लिया, NaCl। ठीक है, क्या बन गया हमारा यहाँ पे NaCl, जिसे आपने सुना होगा क्या कहते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि आपको मोस्ट कॉमनली अपने घर में यूज़ करते हैं सॉल्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी फॉर्मेशंस होती हैं। अब देखिए आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए, द कंपाउंड formed by the transfer of electron from a metal to a non-metal are called ionic compound और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मेटल से नॉन मेटल को देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है और आयनिक कंपाउंड भी बोला जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड की, ये हमें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल नेचर कैसा होता है, दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल। तो सॉलिड होते हैं, हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल भी कंडीशन होती है, तो इसे टूट भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब अगर बात करें हम मेल्टिंग पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो क्या होती है, हाई होती है इनकी मेल्टिंग पॉइंट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, हाई होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि सॉल्युबल है या नहीं है, घुल जाते हैं या नहीं, वो देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी मतलब किसी भी कंपाउंड में घुल जाना, वो आपको कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, सॉरी सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। तो जितने भी सोल्यूबल ये वाटर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वाटर में क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्वेंट्स जितने भी लिए जाते हैं, जैसे पेट्रोल ले लिया, ठीक है, कैरोसिन ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो इसमें ये क्या होते हैं, सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, किस में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखिए क्या है, आयनिक में दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। Compounds conduct electricity in molten and solution form but not in the solid state। तो जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली, अगर इसका हम नेचर देखें इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होता है इसमें कि मोल्टन स्टेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर लेता है, बट इन द सॉलिड स्टेट जब ये होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। लेकिन मोल्टन स्टेट है होती कैसे, ये भी पता होना चाहिए। मोल्टन स्टेट अगर आपने देखा हो, कोई भी चाशनी देखी होगी आपने, जैसे गाढ़ी चाशनी होती है, उसी टाइप से मोल्टन स्टेट बोला जाता है। ना ही लिक्विड में होना चाहिए, ना ही फ्लूडिटी उतनी होनी चाहिए उसके अंदर, लेकिन वो मोल्टन स्टेट मतलब गीला होता है, घोल जैसा, ये गाढ़ा, लेकिन वो मोल्टन स्टेट बनता है। ठीक है, अब देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल क्या है। ठीक है, मिनरल्स की बात करते हैं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। तो मिनरल्स वो होते हैं जो कि हमें नेचुरली मिल जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे, उन्हें ही क्या कहते हैं, हम मिनरल्स बोला जाता है। और देखिए क्या होता है आपका, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड कोर्स। तो मिनरल्स जो होते हैं हमारे मोस्टली, जैसे कि कोई भी मेटल है वो कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस के साथ हमें मिलता है, जब हम उसे कोई भी मेटल मिला है, कुछ भी धातु कुछ भी मिलता है हमें अर्थ क्रस्ट से, तो वो क्या होता है, प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसके साथ कुछ चीज़ें और भी होती हैं जिन्हें हम कम मतलब जैसे इम्प्योरिटीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ों के साथ वो कंबाइंड स्टेट में हमें मिलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, और कहते हैं, क्या कहते हैं, और कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सकर्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर से अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे अगर किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एनरिचमेंट ऑफ ए और, एक्सकर्शन ऑफ ए मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये 3 स्टेट हमें करनी होंगी। तो देखते हैं आगे, ये आपको एक टेबल है जो कि याद रखनी है। इस टेबल से आपको ये पता चलेगा कि अगर आपको किस टाइप का मेटल होगा तो किस तरीके से आपको वर्क करना है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ और आपको जो भी दी गई है वो। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेटल कैसा है, हाई रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है, वो उसी अकॉर्डिंग उस पर वर्क किया जाएगा। अगर मान लीजिए हाई रिएक्टिव मेटल आपको मिलता है
तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा उस मोल्टन स्टेट ओर को, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद वो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा मेटल, ठीक है। बट इन द केस ऑफ मीडियम रिएक्टिव होगा, जब क्या होगा, वो दो फॉर्म में आपको हो सकता है, या तो वो होगा मीडियम स्टेट में, मीडियम रिएक्टिव होता है तो वो दो फॉर्म में मिल सकता है आपको, या तो कार्बोनेट और या फिर सल्फाइड और। तो अगर कार्बोनेट और मिलता है तो लिमिटेड एयर में क्या कराना पड़ेगा, उसकी कैल्शिनेशन या कैल्शिनेशन करानी पड़ेगी, ठीक है। फिर वो ऑक्साइड मेटल मिलेगा उसके, ठीक है, ऑक्साइड मेटल मिलेगा। ऑक्साइड मेटल मिलने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन ऑफ मेटल उसका करना पड़ेगा, फिर प्यूरीफाई ऑफ मेटल करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर वो सल्फाइड और होता है, अगर वो सल्फाइड और होगा तो एक्सेस एयर में उसकी रोस्टिंग करानी पड़ेगी, ठीक है, करानी पड़ेगी रोस्टिंग, फिर वो हमें ऑक्साइड में मिलेगा, फिर उसका रिडक्शन होगा, फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर वो लो रिएक्टिव होता है तब क्या करना है, तो क्या होगा, सल्फाइड और होगा, वो कंपलसरी है उसका, सल्फाइड और होगा ही होगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, रोस्टिंग होगी, ठीक है। तो याद रखना सल्फाइड और में हमेशा रोस्टिंग होगी, तो क्या रखना याद कि सल्फाइड और में क्या होता है, रोस्टिंग होगी। रोस्टिंग होने के बाद क्या होगा, मेटल आपको मिलेगा, मेटल की रिफाइनिंग करनी है, ठीक है। तो ये टेबल आप देख लें और इसे अच्छे से समझ लें, लर्न कर लें, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सकर्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। तो स्टेप्स देखते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सकर्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। तो स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं देख लेते हैं। तो फर्स्टली देखिए, गैंग्यू होता है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रिडक्शन। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। गैंग्यू क्या होता है, आप सोच सकते हैं, देखिए फर्स्टली हमारा गैंग्यू, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रिडक्शन, ये सारे होंगे, तो इनके बारे में डीपली पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले होता है गैंग्यू। क्या होता है, ओर आर यूजुअली कंटेमिनेट विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, शुगर, सैंड एक्सेट्रा कोल्ड गैंग्यू। तो क्या होता है हमारा और जो होता है हमेशा क्या होता है, गैंग्यू क्या होता है इसके बारे में देखिए। जैसे और हमारा होता है ना, उसके साथ क्या होती है, लार्ज फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज़ के साथ हमें मिलता है वो, ठीक है। तो उसमें सॉइल हो सकता है, सैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वही हमारा क्या पूरा टोटल कह सकते हैं, आप उसे गैंग्यू कह सकते हैं। अब देखिए रोस्टिंग क्या होता है, ये रोस्टिंग देख लेते हैं। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो सल्फाइड ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर के प्रेजेंस में उसे हीट करने की, ठीक है। तो दिस प्रोसेस रोस्टिंग, मतलब ये है कि सल्फाइड ओर को हम ऑक्साइड में चेंज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है। ज़्यादा एयर की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं सल्फाइड ओर को और उसे ऑक्साइड में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, ZnS जिंक सल्फाइड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्साइड में चेंज किया, ZnO, ये हीट किया है इसमें, ठीक है। फिर हमें सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा इसके साथ साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा, कैल्शिनेशन। कैल्शिनेशन देखिए क्या होता है, द कार्बोनेट्स और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस इज कैल्शिनेशन। तो क्या होता है, कार्बोनेट ओर को हम हीट करते हैं स्ट्रांगली, बट क्या होता है लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में, जिससे कि हम उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो देखिए ZnCO3 क्या है, जिंक कार्बोनेट से हीट किया हमने, तो क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला, ऑक्साइड में चेंज हो गया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिला आपको, ठीक है। आगे देखिए रिडक्शन दिया हुआ है। रिडक्शन क्या है, मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मैटर बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। तो मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं, अगर हमें उसे मेटल में कन्वर्ट करना है तो कार्बन जो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो हम उसके यूज़ के से मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक में कन्वर्ट हो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक है। अब ये हमारी एक डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। इसमें क्या है कि रिफाइनिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ हमारा कैथोड होता है पॉजिटिव चार्ज, फिर एनोड होता है, ठीक है। हमारे यहाँ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें मिक्सड है। एक टैंक लिया है, इम्प्यूरिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज मैथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्यूरिटीज मेटल इज इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग।
तो अगर रिफाइनिंग करनी है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट यूज्ड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है एनोड। एनोड पे क्या होते हैं, मोस्टली इम्प्योर कॉपर मिला आपको मिलेगा, मतलब इम्प्योरिटीज़ जितनी भी है वो सब कहाँ मिलती हैं, एनोड पे ही मिलती हैं। तो कैथोड की बात करते हैं, स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर प्योर कॉपर मिलती हैं। कैथोड पे क्या मिलेगा, प्योर कॉपर आपको मिलेगा, तो और इम्प्योर कॉपर का मिलेगा एनोड पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आपको बताया। ठीक है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या होगा, जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो जितना भी इम्प्योर मेटल होगा वो एनोड से जाके पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट एट द कैथोड। तो जो भी आपका प्योर मेटल होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, कैथोड पे आपको मिलेगा। और आगे देखते हैं क्या है हमारा, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड इज कॉल्ड एनोड मड। तो क्या होता है कि हमारे जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, वो कहाँ आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपको, एनोड पे मिलेगा। जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ मिलेगा आपको, एनोड पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्क्लूजन क्या हुआ है इसका, सॉरी कोरोजन क्या होता है हमारा। ठीक है, द सरफेस ऑफ सम मेटल गेट कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोर्ड इनटू मॉइस्चर एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस कॉल्ड कोरोजन। तो मतलब कोई भी मेटल सरफेस है वो कोरोड हो जाता है जब हम किसी भी मॉइस्चर के प्रेजेंस में, ठीक है, और एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, या फिर कह सकते हैं मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में बहुत टाइम तक के लिए उसे छोड़ देते हैं, तो वो रिएक्ट होता है, कोरोसिव हो जाता है। ठीक है, उसे कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है हमारा एग्जाम्पल, सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोर्ट टू एयर एज अ रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ ए सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर जो होता है हमारा ब्लैक हो जाता है जब उसमें क्या हो जाती है, कोरोसिव हो जाता है नेचर में, तो कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर, क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड की कोरोसिव लेयर आ जाती है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड गेन ग्रीन कॉट और कॉपर कार्बोनेट। कॉपर का अगर कोई मटेरियल होगा तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगा और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर होगा। ठीक है, तो एयर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके ऊपर कैसी कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, जो कि क्या होता है, उसका नाम कॉपर कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा, आयरन वैन exposed to moist air acquired a coating of brown plus की substance called rust। तो आयरन मोस्टली अगर उसमें कोरोजन होना होगा तो उसके ऊपर कैसी स्किन आ जाती है, ब्राउन कलर की स्किन आ जाती है। वही होता है कि आपका एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में रस्ट आ जाता है। ठीक है, उसे ही हम रस्ट बोलते हैं, मतलब एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या होता है, उसमें ब्राउन स्किन आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये तो देख लेंगे कैसे कैसे होता है, लेकिन प्रिवेंट कैसे करेंगे। द रस्ट ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ग्रेनुलाइजेशन, क्रोम पेंटिंग, ठीक है, प्लेटिंग, सॉरी, ओके, एनोडाइज एंड मेकिंग एलॉय। मतलब इस तरीके से हम उसे कर सकते हैं, या तो पेंट कर दें, ऑयलिंग कर दें, ग्रीस कर दें, या फिर गैल्वनाइज कर दें, या फिर एलॉय का कोई मेटल हो उसे बनाए, एलॉय के मटेरियल ज़्यादातर यूज़ करें। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील और एंड आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट किया जा सकता है गैल्वेनाइजेशन के थ्रू फ्रॉम रस्ट को, ठीक है, बाय कोटिंग देम, जिससे उसके ऊपर कोटिंग ना आए। ठीक है, विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। मतलब प्रॉपर ये है कि अगर हम जिंक की पतली लेयर किसी भी मेटल के या स्टील के प्रोडक्ट पे लगा दें तो उसे हम कोरोजन या रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, एलॉय देखते हैं, एलॉय क्या होता है, एन एलॉय इज ए होमोजीनस व्हाट, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। तो क्या होता है, जो हमारे क्या है ये लास्ट टॉपिक, होमोजीनस एलॉय है। एलॉय जो होता है वो होमोजीनस सब्सटेंस होता है, बट उसमें क्या होता है, टू और मोर मेटल कंबाइंड होके, या फिर नॉन मेटल भी हो सकता है, जरूरी नहीं मेटल हो।
ठीक है, कंबाइंड होकर एक मिक्सचर बनता है जैसे हम एलॉय का फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, एलॉय का फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आयरन के साथ अगर एलॉय बनाना है तो मिक्स विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, तो कार्बन को मिक्स कर सकते हैं, बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो इससे क्या हो जाएगा, वो हार्ड भी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। स्टील के साथ हम क्या कर सकते हैं, आयरन, निकल एंड क्रोमियम को मिक्स कर सकते हैं एलॉय बनाने के लिए। ब्रास को अगर एलॉय बनाना है, मतलब ब्रास जो होता है, सॉरी, उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, कॉपर और जिंक ऐड होते हैं। ब्रोंज, एक बार हम यहाँ से देखिए, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, तो क्या होता है हमारा एलॉय जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे होता है। अगर मान लीजिए आयरन है, हमारा आयरन जो है वो क्या होता है, मोस्टली कार्बन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बात करते हैं हम स्टील की, तो स्टील में क्या होता है, आयरन, निकल एंड क्रोमियम मिक्स करके स्टील बनाया जाता है। ब्रास की बात करें तो ब्रास जो होता है हमारा कॉपर और जिंक मिक्स करके ब्रास बनाया जाता है। ब्रोंज की बात करें, कॉपर और टिन, ठीक है, इनको मिक्स करके क्या बनाया जाता है, ब्रोंज बनाया जाता है। शोल्डर की बात करें, लेड एंड टिन मिक्स करके बनता है। अमलगम की बात करें, इफ़ वन ऑफ ए मेटल इज़ मरकरी, अगर अमलगम में कि कोई भी एक मेटल हो, जैसे मान लो लेकिन उसमें से एक जो हो हमारा मरकरी होना चाहिए, तो हम क्या बना सकते हैं, अमलगम बना सकते हैं। ठीक है, अमलगम एलॉय बना सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने भी ये चैप्टर नहीं देखा है स्टार्टिंग से, तो इसकी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उन चीज़ों को दोबारा बताया जा सके। ठीक है, सो सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो भी टॉपिक्स आपको इसमें समझाए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इन केस अगर आपको PDF चाहिए हो ये, तो आप टेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप। तो कमेंट में अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ बच्चों को अगर चाहिए तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ओके, तो हमारा चैप्टर मेटल नॉन मेटल यहीं पे ख़त्म होता है।